नमस्ते बच्चों, मैं आरती आज आपके समक्ष कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 3 रीढ़ की हड्डी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, यह एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है और जिसमें समाज में लड़की की उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि आज भी समाज में लड़कियों के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है और उसी की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। तो एकांकी के प्रमुख पात्र जान लेते हैं। एकांकी की प्रमुख पात्र उमा है। उमा के पिता गोपाल प्रसाद, उमा की माताजी प्रेमा, उमा को विवाह हेतु देखने आने वाला लड़का शंकर और शंकर के पिता गोपाल प्रसाद, जो पेशे से वकील हैं। पाठ में आने वाले शब्दार्थ: टीमटाम दिखावा, तालीम शिक्षा, खीस निपोरना चापलूसी करना, मुखातिब मुंह की ओर, जायचा जनपत्री, अर्ज करना निवेदन करना, रुलासापन रोने का भाव। पाठ के प्रमुख बिंदु: राम स्वरूप द्वारा मेहमानों का स्वागत, राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता, गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन और हंसी मजाक, लड़की के बारे में विचार, उमा से पूछताछ, उमा की डांट फटकार। तो सबसे पहले राम स्वरूप द्वारा मेहमानों का स्वागत। राम स्वरूप अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी उमा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और इसी उद्देश्य से अतिथि कक्ष को सजाया जा रहा है। वे तखत बिछाते हैं और अपने नौकर को चादर लाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वह मालकिन प्रेमा से जाकर मालिक की धोती मांगता है और इस पर प्रेमा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां पर आती है। उसके बाद राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता। राम स्वरूप और प्रेमा अपनी बेटी उमा की शादी के लिए बहुत ही चिंतित दिखाई दे रही हैं क्योंकि उनकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई को छिपाना पड़ रहा है। और प्रेमा उन्हें आकर बताती है कि राम स्वरूप को आकर बताती है कि उनकी लाडली बेटी रूठी हुई है, कोई भी टीम टाम नहीं करना चाहती, टीम टाम दिखावा, कोई भी पाउडर वगैरह कोई मेकअप नहीं करना चाहती और ना ही विवाह को लेकर उत्साहित है। तब राम स्वरूप प्रेमा को कहते हैं कि लड़की को समझाने और संभालने की जिम्मेदारी उसकी है और वो पल्ला झाड़ती हुई राम स्वरूप से कहती हैं कि उसे उमा को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था और एंट्रेंस कर लेती इतना ही काफी था। तब राम स्वरूप कहते हैं कि तुम्हें कहा था कि हमें अपनी बेटी की पढ़ाई को छिपाना है, लड़के वाले देखने आ रहे हैं और जो गोपाल प्रसाद हैं जो देखने आने वाले हैं, जो लड़के के पिता हैं, वह पेशे से एक वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बहू जो है वो कम पढ़ी लिखी चाहिए। कितने धकियानुसी विचार हैं। और बेटा जो है वो बाप से भी आगे है, बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन उसे भी लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए और वो उसे निर्देश देते हैं। राम प्रसाद अपनी पत्नी प्रेमा को निर्देश देते हैं कि वे उमा को समझा बुझाकर ठीक से नीचे लेकर आए। गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन। तभी नौकर आकर बताता है कि दरवाजे पर अतिथि आए हैं। राम स्वरूप नौकर को मक्खन लेने के लिए भेजते हैं और हारमोनियम को ठीक जगह पर रखते हैं। तभी बाबू गोपाल प्रसाद और बेटा शंकर अंदर प्रवेश करते हैं। राम स्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं और उन्हें बिठाते हैं। शंकर की रीढ़ थोड़ी झुकी हुई है। तभी दोनों पक्षों में हंसी मजाक चलने लगता है, इधर उधर की गप्पें चलने लगती हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि जब वे स्कूल से आते थे तो दर्जनों कचौड़ियां खा जाया करते थे। आजकल की खेल की सुविधाएं भी नहीं थी, तब भी उनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी थी और वो दर्जनों कचौड़ियां खाने के पश्चात भी उनकी भूख बनी रहती थी। तब वो पढ़ाई का रौब डालते हुए कहते हैं कि जब वे पढ़ने बैठते थे तो 12 घंटे लगातार पढ़ते ही रहते थे। इस प्रकार वो अपनी दिखावे की प्रवृत्ति को दिखाते हैं और आगे कहते हैं कि जब वह
उनके समय के जो मैट्रिक थे वो भी आज के समय के एमए से बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखा करते थे। आगे उनका जब इस तरह से हंसी मजाक हो जाता है तब वे लड़की के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहती हैं, लड़की की खूबसूरती पर और उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में अपने विचार रखते हैं। तब राम स्वरूप कहते हैं कि हमारे जमाने में लड़की की खूबसूरती पर कोई सवाल नहीं किया जाता था, शादी के लिए लड़की की खूबसूरती पर कोई सवाल नहीं होता था। तो जब वो शंकर से पूछते हैं तो गोपाल प्रसाद बीच में ही बात को काट देते हैं और कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत आवश्यक है, क्योंकि घर की औरतें राजी नहीं होती, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह या मेकअप भी क्यों ना लगाना पड़े। लेकिन हाँ, एक बात वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि हमें लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। तो शंकर भी उनकी बातों में उनकी बातों का समर्थन करता है। तब वे कहते हैं कि हमें सबने कहा कि आपके बेटे ग्रेजुएट हैं, एमए हैं, तो आपको बहू भी ग्रेजुएट या एमए ही लेनी चाहिए। तब उन्होंने तब गोपाल प्रसाद अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि हमें लड़की बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्योंकि मर्दों का काम है काबिल होना और लड़कियों का काम घर गृहस्थी को संभालना है। अगर लड़कियां भी पढ़ लिख जाएंगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगी या पॉलिटिक्स पर बहस करेंगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी। समाज में कुछ नियम बने हैं और तर्क देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं, उसी प्रकार पढ़ने लिखने का अधिकार भी मर्दों को है, लड़कियों को नहीं। आगे बढ़ती हैं, उमा से पूछताछ। रामप्रसाद नाश्ता समाप्त होने के पश्चात पान मंगवाते हैं और उमा पान की तश्तरी लेकर वहां पर आती है। उमा के कपड़े सादे हैं, गर्दन झुकी हुई है और आंखों पर चश्मा है। गोपाल प्रसाद और शंकर उमा का चश्मा देखकर घबरा जाते हैं, चौंक पड़ते हैं, लेकिन राम स्वरूप स्थिति को संभालते हुए कहते हैं कि उमा की आंख में दुखनी आ गई थी, इसलिए उसे चश्मा लगा है थोड़े दिनों के लिए और उसके बाद उतर जाएगा। तब राम स्वरूप जी के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है। गोपाल प्रसाद को उसकी चाल ढाल, उसका चेहरा पसंद आता है और वह उसे गाने के लिए कहती है। तब उमा उन्हें मीरा का भजन सुनाती है, मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उसके स्वर में मधुरता है, तल्लीनता है। तभी गोपाल प्रसाद उससे पूछते हैं क्या उसे पेंटिंग आती है। तब राम स्वरूप उत्तर देते हैं कि कमरे में टंगी हुई सारी तस्वीरें उसी ने ही बनाई हैं। तब गोपाल प्रसाद पुनः उससे प्रश्न करते हैं क्या उसे सिलाई आती है। तब फिर राम स्वरूप कहते हैं कि घर के सभी कपड़े उमा ही सिलती है, यहाँ तक कि उनकी कमीजें भी वही सिलती है। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं क्या तुमने कोई इनाम विनाम भी जीती हैं। तब राम स्वरूप सफाई देते हुए कहते हैं कि यह शर्माती है। गाते गाते उमा की आंखें जो हैं वो शंकर की आंखों से मिल जाती हैं, जिसमें शंकर साफ साफ उसकी आंखें झेलती हुई प्रतीत होती हैं। आगे बढ़ते हैं, उमा की डांट फटकार। गोपाल प्रसाद दृढ़ स्वर में कहते हैं कि उमा को भी मुंह खोलने दीजिए। इस पर उमा दृढ़ स्वर में कहती है कि बाबूजी क्या जवाब दूं। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना। लेकिन जरा इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या लड़कियों को चोट नहीं लगती। गोपाल प्रसाद को उमा की बातें अपमानजनक लगती हैं। तब उमा उत्तर देती हुई कहती है मुझे तो इज्जत मान का ख्याल है, क्या अपने ये जो इतनी देर से नाप तोल की बातें कर रहे हैं, मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, जरा अपने साहबजादे से पूछे कि ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमकर क्या कर रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। मैंने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया, कभी भी तांग झांक नहीं की, मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। गोपाल
प्रसाद को यह बातें अपमानजनक लगती हैं और वह उससे पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। तब उमा उत्तर देती है कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैंने बीए पास किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आपके साहबजादे की तरह कोई लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द घूमकर चक्कर लगाकर वहाँ से अपमान करवाकर वहाँ से भगाई नहीं गई हूँ, और मैंने ऐसे कोई भी अपनी इज्जत और मान को गंवाने वाले कार्य नहीं किए हैं। इस पर गोपाल प्रसाद बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वहां से उठ जाते हैं और सरासर इसको झूठ और धोखा बताते हैं कि ओहो, बीए पास नहीं तो अनर्थ ही हो जाता, और वहां से जाने के लिए उठते हैं। तब उमा आखिरी चोट करती हुई कहती है कि जाइए जाइए, चले जाइए और घर जाकर यह पता लगवाइएगा कि आपके बेटे की बैकबोन भी है या नहीं, आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, अर्थात उसका कोई व्यक्तित्व भी है या नहीं। तो इस प्रकार गोपाल प्रसाद वहां से चले जाते हैं और राम स्वरूप निराश होकर धम करके सोफे पर बैठ जाते हैं। इस एकांकी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि नारी को शिक्षित करना और नारी सशक्तिकरण पर बल। दूसरा, माँ बाप को किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति का अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, ना कि उसे चिंतित होना चाहिए। दूसरा, युवकों का व्यक्तित्व संपन्न, व्यक्तित्वहीन नहीं। आज के युवक को व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। यदि शंकर जैसा युवक व्यक्तित्व संपन्न होता तो गोपाल प्रसाद का कभी भी साहस ना होता कि वह नारी शिक्षा का असमर्थन करता, दो शिक्षित वयस्कों के बीच में ऐसी फूहड़ बातें करता। तो इस प्रकार इस एकांकी का एकमात्र उद्देश्य है नारी शिक्षा का समर्थन। धन्यवाद।